नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। इस समय बड़ा झटका मोदी जी को ट्रंप के बाद व्लादिमीर पुतिन ने दिया है। एक ऐसा शॉक जो पता नहीं मोदी जी को पता था इसके बारे में या नहीं पता था, इंडिया प्रिपेयर्ड था या नहीं पता था। लेकिन जो खबर आ रही है, खबर ये है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने $2.6 बिलियन की एक मेगा डील पाकिस्तान के साथ साइन की है। और साइन करने का टाइमिंग देखिए, एक ऐसे समय में जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और नरेंद्र मोदी के स्टेटस पर लोग बात कर रहे हैं कि कूटनीतिक मामलों में नरेंद्र मोदी का जो कद है वो कितना नीचे होता जा रहा है। अब अमेरिका ने ऑलरेडी धोखा दे दिया, ट्रंप हर तरीके से मोदी जी को धोखा दे रहे हैं, चाहे वो सीज फायर का मामला हो, चाहे फिर कोई भी चीज हो, चाहे टैरिफ हो, किसी भी मामले में मोदी जी को एडजस्ट करने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है। ऑलरेडी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे मोदी जी ने कोई अच्छे संबंध फिलहाल नहीं बनाए हैं। और अब अगर अमेरिका के बाद अगर रशिया भी मोदी जी को धोखा देगा तो भारत कहां आकर खड़ा है, आज इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट मोहसिन रजा खान इस समय जुड़ रहे हैं जिंदल यूनिवर्सिटी से। थैंक यू सो मच मोहसिन फॉर ज्वाइनिंग। और पहली बात तो ये कि ये जो मेगा डील साइन हुई है $2.6 बिलियन की, इसके बारे में क्या कहा जाए? क्या भारत को पता नहीं था? भारत के लिए कितना बड़ा शौक है? और ऐसा तो नहीं है कि भारत के डिप्लोमैट्स को इस बात की कोई खबर नहीं रही होगी कानो कान? लगता तो ऐसा ही है कि उनको भनक नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ पीठ के पीछे ही भारत के इन दोनों की दोस्ती हो गई। इन दोनों की ज़रूरत थी, वो मैं बताता हूँ किस तरह से इन दोनों मुल्कों की ज़रूरत थी ये दोस्ती। पर सवाल ये उठता है कि हज़ारों करोड़ रुपया आपका, मेरा और सारे भारतीयों का, सारे हिंदुस्तानियों का टैक्स का पैसा मोदी जी ने अपने प्लेनों में, अपने घूमने में खर्च किया, जो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर मुल्क जाके घूमना, दर्जनों बार शी से मिलना, दर्जनों बार अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलना, दर्जनों बार मिनिस्टीरियल मीटिंग्स में जाना, और जयशंकर का भी हजारों बार। तो हजारों करोड़ रुपया खर्च करके आप ये सोचिए कि एक मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा था जिस वक्त हमारी लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ। एक भी मुल्क हमारे साथ खुल के खड़ा नहीं हुआ जिसने ये कहा हो कि पाकिस्तान गलत था और आप ठीक हैं अपने अटैक में। तो अब ये झटका लग रहा है कि रूस, जो समझिए हमारे जन्म जन्म का साथी था हर सरकार में, उसने जाके ये डील साइन कर ली है। उसकी जरूरत ये है कि उसके ऊपर सैंक्शंस हैं, तो उसको जरूरत है पैसे की। उसके पास स्टील की टेक्नोलॉजी है, तो वो पाकिस्तान को दे रहा है। एक स्टील मिल सेटअप कर रहा है कराची में। ये पुरानी सोवियत यूनियन की स्टील मिल थी जो सन 72 या 73 से लेके 91 या 92 तक चली रूसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, और उसके बाद फिर 22 साल और चली 2015 तक पाकिस्तानियों के अंडर। पर उसकी टेक्नोलॉजी थी बहुत पुरानी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो वो लॉसेस में चली गई थी। पर वो हजारों एकड़ जमीन पे बनी हुई है कराची पोर्ट के खास बाहर, तो उसकी लैंड की बहुत वैल्यू है। तो वो कह रहे हैं हम इसको फाइनेंस कर देंगे इस मिल की, जो पुरानी मिल के जो एसेट्स हैं उन्हीं को लिक्विडेट करके। तो पाकिस्तान को सख्त जरूरत है स्टील मिल की, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपना 1/3 स्टील इंपोर्ट करता है। वो 1/3 स्टील जो इंपोर्ट करता है पाकिस्तान, उसकी वैल्यू भी 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की है। तो उसके पास फॉरेन रिजर्व है नहीं, वो उसके बच जाएंगे। दोनों कंट्री की जरूरत है, दोनों कंट्री ने अपने बीच में मुआहदा कर लिया। पर सवाल ये होता है कि पाकिस्तान किसी और मुल्क के साथ भी कर सकता था, और रशिया भी किसी और के साथ कर सकता था ये डील, या नॉर्थ कोरिया के साथ कर लेता, किसी और के साथ कर लेता। दोनों ने एक दूसरे के साथ किया, यानी कि रशिया ने एक तरह से हिंदुस्तान को नजरअंदाज किया, मोदी जी को किनारे किया, हटाया। उनको ये लग रहा था कि मोदी जी सही से खड़े नहीं हुए मेरे ख्याल से यूक्रेन की दौरान, जंग के दौरान, तो वो अपना फायदा देख रहे हैं। वैसे भी वो अब यूक्रेन की जंग की वजह से चीन पे बहुत ज्यादा निर्भर है रशिया। तो अब जो चीन कहेगा वो करेंगे। चीन और पाकिस्तान करीबी दोस्त हैं, तो वो चीन के कहने पे भी कुछ करते हैं। वैसे तो अपना फायदा देखते हैं, और अब वो हिंदुस्तान के कैंप में नहीं है, ये साफ बात है। तो ये भी हमारी एक फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी नाकामी है। नहीं, लेकिन अब आप ये बताइए मुझे कि आपने कहा कि ये फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी नाकामी है। अब मोदी जी करेंगे तो करेंगे क्या? कहाँ से भारत को सपोर्ट मिलने वाला है? और इतनी सारी डील्स आप साइन करते हैं, मोदी जी ने इतने सारे देशों का भ्रमण किया। आज अगर जो देश, जो वर्ल्ड की जो सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं, अगर आज वो भारत के साथ नहीं है,
तो अब भारत अपने आप को कहाँ खड़ा पाएगा और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी जी के विदेश मंत्री, इसका ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाएगा? ये मोदी जी इसके अल्टीमेटली जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री अल्टीमेटली जिम्मेदार होता है अपनी सरकार की पॉलिसीज का, उनकी नीतियों का, उनके उसूलों का। पर वो ये कोशिश करेंगे कि वो ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि जयशंकर के सर पे फोड़ दें, और मुझे लग रहा है जयशंकर को जाना पड़ेगा मोदी जी को बचाने के लिए। वैसे असल में तो प्रधानमंत्री की ज़िम्मेदारी होती है अल्टीमेटली। कैप्टन ऑफ द शिप जो होता है ना नेवी में, उसी की ज़िम्मेदारी होती है, चाहे नीचे गलती हो भी, उसी को ज़िम्मेदार किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो सही से शिप नहीं चला रहा था। इसका मतलब है उसने सही से पॉलिसीज़ नहीं लगाई हुई थी शिप में। तो लग ऐसा रहा है, पर अब देखिए क्या होता है। मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से इन्होंने डिटाई ओढ़ी थी, वो कुश्ती के केस में रेसलर्स, फीमेल रेसलर्स के केस में, वो आज तलक मंत्री जी जो हैं वो आज तलक वो जेल नहीं गए। और मैंने सुना है कि वो तो केस ही अब शायद डिसमिस हो गया उनके अगेंस्ट, जो दो चार दिन पहले खबर आई थी कि वो केस ही उनके अगेंस्ट डिसमिस हो गया। तो ढिठाई ओढ़ी हुई है सरकार ने, तो मुझे लग रहा है शायद ये भी हो सकता है कि जयशंकर भी इसका कुछ ना खामियाजा भुगतें। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि अब भारत करेगा तो करेगा क्या? कई जगह से खंडन भी आ रहा है। मैंने कुछ वेबसाइट्स पे देखा कि नहीं, इस्लामाबाद ने तो मना कर दिया है कि नहीं, हमारी जो नजदीकियां हैं अभी नहीं बढ़ी हैं इकोनॉमिक टाइज को देखते हुए। अब विश्वास कोई कैसे करेगा? अभी तो अमेरिका के मामले में ही विश्वास नहीं हो पा रहा है कि भाई, अमेरिका और जब बार बार सीज फायर की बात करता है तो समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी गलत बोल रहे हैं या अमेरिका गलत बोल रहा है। अब वही चीज रशिया के केस में भी हो गई है कि रशिया ने पाकिस्तान के साथ डील की है, नहीं की है। अगर अब ये ऑफिशियल हो गया है कि 2.6 बिलियन डॉलर्स की डील तो साइन हुई है, लेकिन कितने करीबी आए हैं भारत के साथ, कितना लॉयल्टी रशिया की रहेगी? पहले जैसे कहा जाता था कि रशिया के साथ तो हमारे एक ऐसे संबंध थे कि हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे। क्या आज भारत वो कर पाएगा व्लादिमीर पुतिन के साथ? आप देखिए, रशिया जो है वो दोनों के साथ संबंध रखना चाहेगा, दोनों को बेच के माल, एक को हथियार यानी हिंदुस्तान को, और उनको स्टील मिल बेच के, दोनों के साथ अच्छे करना चाहेगा। उसको जरूरत है पैसे की। हमें इतना डर पाकिस्तान और रशिया के संबंध से नहीं होना चाहिए। हमें ज्यादा डर जो है, क्योंकि ये माइनर है और इसमें कोई हथियार का लेन देन भी नहीं है, हमें ज्यादा डर होना चाहिए चीन और रशिया और चीन और पाकिस्तान के संबंधों का। अब रशिया जो है चीन के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है यूक्रेन वॉर के बाद, इकोनॉमिकली भी, आर्थिक स्थिति से भी, और फौजी स्थिति से भी। चिप्स विप्स सब कुछ चाहिए उसको, सपोर्ट चाहिए, तेल बेचना है, अपना गैस बेचना है चीन को। तो वो अब चीन के कहने पे चलता है। अब जो है वो रशिया जूनियर पार्टनर है और चीन जो है वो बड़ा भाई है। क्यों? चीन की इकोनॉमी है 19 ट्रिलियन डॉलर की, तकरीबन समझ लीजिए 20 ट्रिलियन की। रशिया की 2-2.5 ट्रिलियन की है। यानी कि अब चीन की इकोनॉमी ऑलमोस्ट रशिया की 10 गुना है, 9 से 10 गुना। तो अब इतना बड़ा फर्क होने के बाद चीन का सामने जूनियर पार्टनर है, तो माननी पड़ेगी बात। आपको वो चिप्स बेच रहा है, आपको गाड़ियां बेच रहा है, आपसे तेल खरीद रहा है, गैस खरीद रहा है, आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो आपको ठीक कर देगा। इसी तरह से पाकिस्तान भी अब बिल्कुल पिट्ठू बन चुका है चीन का, सैटेलाइट जिसे कह सकते हैं, या वैसल स्टेट। क्यों? क्योंकि सारी आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की चीन चलाता है, सारी की सारी। कोई और निवेश नहीं करता, कोई और मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाता, उनके सारे हाईवेज, रोड, सब कुछ, पोर्ट्स लेकिन वोर्ट्स, एक ट्रेन। चीज जो मुझे नहीं समझ में आ रही है मोहसिन, कि रशिया इस समय पाकिस्तान की तरफ इतना आकर्षित क्यों होगा, ये जानते हुए कि भाई उनकी पार्टनरशिप भारत के साथ बहुत अच्छी थी। व्हाई आर दे ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान? दैट्स व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। ये हमारी नाकामी है, हमने उनका साथ नहीं दिया जब उन्होंने यूक्रेन में युद्ध किया। उनको लगता है इंडिया ने भी अपना फायदा देखा, फिर हमने जब उनके साथ तेल खरीदा भी तो हमने बहुत हार्ड बार्गेनिंग की, बहुत ही हमने जो जैसे कहते हैं ना, चावड़ी बाजार वाली बार्गेनिंग की है। तो उनके पास कुछ छोड़ा नहीं, चमड़ी दमड़ी कुछ छोड़ी नहीं। तो वो भी उस बात पे भी मुझे लगता है शायद कुछ नाराज हैं। उनको लगता है कि जैसे हमारा फायदा उठाया, हमारे कमजोरी के मौके पे हिंदुस्तान ने हमारा फायदा उठाया, और जाके अमेरिका की गोद में भी बैठा रहता है इंडिया, कभी क्वाड में, कभी कुछ हमें परेशान करता है इस तरह से। और चीन भी तपा हुआ है कि क्वाड में कभी कुछ, अमेरिका से हमारी दोस्ती की वजह से अमेरिका चीन को दबा रहा है वहां पे, जापान और सब मिलके, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया के साथ, ताइवान के साथ। तो उनको लगता है कि इंडिया ने भी हमें घेरा हुआ है, तो चीन भी हमारा विद्रोह करता है। तो दोनों को ऐसा लग रहा है कि हम अमेरिका के कैंप में जाके बैठ गए, और उल्टा हमें वहां से भी जूते पड़ रहे हैं। तो हमें अमेरिका से भी ट्रम्प से कोई सहानुभूति नहीं मिल रही,
बदतमीजी कर रहे हैं, तो एक तरह से हमारी विदेश नीति का, हमारे प्रधानमंत्री की नीतियों का एक तरह से तिया पैचा हो गया। लेकिन अब ये क्या बहुत शौक वाली स्थिति नहीं है भारत के लिए? अब करेगा तो करेगा क्या? ट्रंप की तरफ से भी बहुत अच्छे सिग्नल मिले नहीं है। बिल्कुल अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि स्थिति क्या होगी। माय डियर डोनाल्ड ट्रंप फ्रेंड मोदी जी के क्या करेंगे? व्लादिमीर पुतिन ने भी इस तरीके से धोखा दे दिया, इसको धोखा ही कहेंगे ना एक तरीके से। धोखा कहें या उनकी नज़र में हमने उनको धोखा दे दिया था पहले, तो उन्होंने उसका जवाब दिया है। अब हर आदमी को लगता है तो जब आप ये कह रहे हैं कि मोदी के धोखे का जवाब पुतिन ने भी एक धोखे से दिया? बिल्कुल सही। ऐसा ही लगता है ना, जब आपके ताल्लुकात किसी से बिगड़ते हैं तो आपको लगता है उसने आपको धोखा दिया, उसको लगता है आपने धोखा दिया है। यानी कि ताल्लुकात बिगड़ चुके हैं, तभी ये नौबत आई है ना। हुँ। लेकिन अब भारत करेगा क्या? भारत का अगला मूव क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या करेगा भारत? ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। नॉर्मली तो ये क्या करते हैं कि जैसे टर्की के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि उनकी कंपनी का कैंसल करवा दिया एयरपोर्ट पे कॉन्ट्रैक्ट, इंडिगो के ऊपर प्रेशर डाल के उसका टर्किश एयरलाइन से कैंसल कर दिया। हालाँकि भारत की सरकार ने अभी तक अपना एम्बेसडर नहीं हटाया है। भारत की सरकार ने अभी तक अपनी रिलेशनशिप डाउनग्रेड नहीं की है टर्की के साथ। पर उम्मीद ये करता है कि प्राइवेट सिटिज़न वहाँ छुट्टी मनाने ना जाएँ। जो उनको थोड़े बहुत छुट्टी मिलती है वो भी वहाँ मनाने ना जाएँ। हालाँकि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इंडियन टूरिस्ट टर्की के टूरिस्ट का 1% है। क्या फ़र्क पड़ेगा? वो ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करते हैं बमुकाबले जो यूरोपियन और अमेरिकन आते हैं। तो क्या हम उनका बिगाड़ लेंगे? उल्टा हमारा ट्रेड सरप्लस था टर्की के साथ, आपको पता है? हम ज़्यादा हुँ। बेचते थे टर्की को, टर्की हमें कम बेचता था, हमें फ़ायदा था हमारी कंपनियों को, इन्फोसिस और इन सबको, टाटा, टीसीएस को। अब वो भी जाता रहेगा। तो ये बेवकूफ़ियाँ हैं, बेवकूफ़ियाँ की पॉलिसी है। बस गोदी मीडिया को इस्तेमाल करना इस तरह से कि लोग बौखला जाएँ, उनको लगे जैसे वो बहुत बड़ा देशभक्ति का काम कर रहे हैं, पब्लिक जो सपोर्टर हैं गवर्नमेंट के, कि वो टर्की का बायकॉट कर रहे हैं। और असल में हमारा ही अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो भी फिर जवाबी कुछ कार्रवाई करेगा। भई कोई ना कोई तो हथियार बेचता ही ना पाकिस्तान को, 180 मुल्क हैं दुनिया में, तो कोई ना कोई तो बेचता ही पाकिस्तान को हथियार। यानी कि हमारी कूटनीति फेल हो गई, फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई और जो चीज़ वेस्ट हुई है, कुछ लोग उसको सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। मैं एक देख रही हूँ, कोई ट्विटर हैंडल है शिव कुमार वीसी का, जो कि लिख रहा है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, वेस्ट ऑफ संगीज ड्रामा, वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, वेस्ट ऑफ जीएसटी पेयर्स मनी एंड मर्डर द डेमोक्रेसी। उस तरीके तो क्या हर कुछ मोदी जी ने, आपको याद होगा कितने सारे ट्रिप्स किए थे बाहर के देशों में और लगातार वो हग डिप्लोमेसी, वो सब कहाँ चली गई? आज आज उस पर सवाल नहीं खड़े होंगे? कौन सवाल इस पर खड़े अब कोई करने वाला सवाल पूछता ही नहीं है ना, गोदी मीडिया कोई सवाल नहीं पूछता। आपने दर्जनों ट्रिप्स की ज़ी से मिलने की, आपने झूले-झूले उनके साथ, जप्पियाँ पाई, सब कुछ किया। अ, जवाब में क्या मिला आपको? गलवान मिला? तो आपको सिर्फ एक हार मिली। तो आप गोदी मीडिया ये पूछता नहीं कि कहाँ गए वो सारी नीतियाँ, वो सारे साल, हमारे गुज़रे हुए साल दे दो। वो क्या है गाना? मेरा कुछ खोया हुआ सामान मुझे लौटा दो, हुँ। गुलज़ार का। तो अब हमारा खोया हुआ सामान कौन लौटाएगा? वो साल कौन लौटाएगा? हज़ारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। आप सोचिए कि इन्होंने अब जाके 11 साल के बाद इस साल थोड़ा-सा रिलीफ़ दिया है इनकम टैक्स में मध्य वर्ग को। यानी कि 12 लाख कर दिया एग्ज़ेम्पशन लिमिट इनकम टैक्स की। ये पहले ही कर देते अपनी अपनी एयरक्राफ्ट और अपनी ट्रिप्स बचा लेते हज़ारों करोड़ की, तो हमें पहले ही एग्ज़ेम्पशन दे देते आज से 5-10 साल पहले ही वो पैसे जो इन्होंने खर्च किए, या हमें 12 लाख की जगह 15 लाख का दे देते अब। तो हमारा तो इन्होंने लाखों करोड़ों का नुकसान कर दिया। कुछ आया नहीं, ना हासिल ना वसूल। नहीं, लेकिन ठन-ठन अब गोपाल। क्या आपको लग रहा है कि कोई तो एक्सप्लेनेशन रशा देगा इसका, या उनको क्या ज़रूरत है रशा को मोदी जी को एक्सप्लेन करने की? क्या लगता है आपको? हाँ, कुछ अगर इंडिया ज़्यादा प्रेशर डालेगा तो रशिया कहेगा ठीक है, तो इसके बदले में आप हमसे डील कर लो 2.5 बिलियन की। रशिया ऐसा तो नहीं है कि मेज़ पे पैसा रखा हुआ है और रशिया मना कर देगा। वो चाहे पाकिस्तान से इस वक़्त पैसा आए, चाहे अमेरिका से, चाहे चीन से। अगर हिंदुस्तान ज़्यादा प्रेशर करेगा तो रशिया कहेगा कि ठीक है भई, अब बताओ इस 2.5 बिलियन के बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तो हमें फिर अपनी जेबें खाली करनी पड़ेंगी। क्योंकि अब वो हमने भी रिलेशनशिप बिल्कुल ट्रांज़ैक्शनल बना ली ना। हमने भी सिर्फ़ लेन-देन की रिलेशनशिप बना ली रशिया से, क्योंकि हम हुँ। इतने ज़्यादा अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए कि हमने अपने जिसे कहते हैं ब्रिजेस बर्न कर दिए। नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है कि जो फॉरेन पॉलिसी में जिस तरीके का रप्चर दिख रहा है इस समय, वो बिल्कुल एविडेंट है। कई लोग उसको लिख भी रहे हैं
कि it has exposed the cracks in Modi's foreign policy. And हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहाँ हैं? ये सब कुछ हो गया, आज फॉरेन मिनिस्टर के बारे में कोई पूछेगा नहीं, वेयर इज ही? जिनको लेजर आइड फॉरेन मिनिस्टर कहा जाता है, कहाँ है? आज उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा, नहीं मांगा जाएगा? और गायब है। बीजेपी की आईटी सेल अब क्या करने वाली है? हाँ, इनके यहाँ एक कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान में गायब पीर का, तो वो गायब पीर हैं, वो है, दिखते ही नहीं, वो बिल्कुल मिसिंग इन एक्शन है, जैसे क्या कहते हैं, घोस्ट बने हुए। ना टीवी पे आते हैं, ना कुछ बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे सांप सूंघ गया उनको पास से। तो अब वो तो गायब है, उनसे तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती कुछ बोलेंगे। पर सच मायने में वो सिर्फ इनकी नाकामी नहीं है, वो तो इनको बढ़ा-चढ़ा के गोदी मीडिया ने और बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने प्रेज़ेंट कर दिया था कि लेज़र आइज़ हैं, भस्मासुर हैं, सबको भस्म कर देंगे, ये वो। असल में तो वो एक तरह से मोदी जी के चढ़ाए पे थे, तो अब जवाब भी मोदी जी को ही देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को ही आखिर में जवाब देना पड़ेगा, क्या किया जा सकता है? मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है कि कुछ किया जा सकता है, क्योंकि वो जैसे ही कहेंगे कि आप रोकिए, तो कहेंगे अच्छा फिर आप कुछ डील दीजिए बदले में, हमारा तो नुकसान हो जाएगा अगर हम ये डील कट करेंगे तो। तो इंडिया को नहीं, कोई लेकिन डील देनी क्या पड़ेगी। भारत इसको असली मायने में रशिया का बिट्रेयल कह सकता है कि रशिया ने वाकई में धोखा दिया? कह भी सकता है, पर रशिया बदले में कहेगा आपने पहले धोखा दिया यूक्रेन पे और तेल के ऊपर। नहीं, और हमें इसमें डिफेंस टाइज हैं, इकोनॉमिक टाइज हैं, एंड S-400, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या-क्या चीजें हैं इस ये आपने डील में? बेहतरीन बात कही है कि इंडिया ज्यादा प्रेशर डाल नहीं सकता रशिया के ऊपर, क्योंकि हम इतने ज्यादा रशिया पे निर्भर हैं हथियारों के लिए। एक तो पुराने लेगेसी हथियार जो हैं उनके पार्ट्स और मेंटेनेंस और ये वो, बल्कि हमने जब टैंक वैंक भेजे उनको ठीक करवाने के लिए यूक्रेन की जंग के दौरान, तो रशिया ने वही टैंक इस्तेमाल कर लिए यूक्रेन के खिलाफ, हमें बताया भी नहीं और ना वापस किए हमारे टैंक। तो इतनी तो उनकी नजर में इज्जत है मोदी जी की। दूसरी बात ये है कि हमें और हथियार चाहिए, क्योंकि जो S-400 है उसकी मिसाइलें हमने ज्यादा खर्च कर दी हैं, तो फ्रेश मिसाइल चाहिए होंगी। फिर हम एक नया S-400 का यूनिट ही चाहते हैं पूरा का पूरा, ये एक या एक से ज्यादा चाहते हैं हम एक्चुअली। तो वो भी सप्लाई करना है रशिया को। हम ज्यादा आंख दिखा नहीं सकते, लाल आंख उनको, अगर दिखाएंगे तो मोदी जी आत्मनिर्भर तो बन नहीं पाए। 10 साल से आत्मनिर्भर का माला जप रहे थे, वो हो नहीं पाया। एयरफोर्स चीफ ने वो साफ कर दिया है कि डीआरडीओ कुछ डिलीवर नहीं करती। सबको अंदर से तो पता ही है कि डीआरडीओ कुछ देती नहीं है कुछ, पर उन्होंने तो पब्लिकली बोल दिया एयरफोर्स के चीफ ने। तो अब आप खुद तो बना नहीं पाए हथियार, सब मालाएं जप के, और वहां उनसे आप निर्भर हैं, तो उनसे आप पंगा कैसे ले लोगे? जो आपका मेन सप्लायर है, इतने पैसे नहीं है कि अमेरिका से और हथियार लिए जाएं, क्योंकि अमेरिका के हथियार इतने महंगे हैं, फ्रांस के भी इतने महंगे, आसमान छू रहे हैं। आपको लेने सस्ते हैं, वो रशिया ही दे सकता है। तो आप एक तरह से यू आर स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, जिसे कहते हैं। बिल्कुल, एक खाई बिल्कुल, और एक पत्थर के बीच में फंस चुके हैं। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू।